हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा हम कल बात कर रहे थे गवर्नमेंट बजट की, और बेटा गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट मैंने लिखने शुरू कर दिए थे और जाते जाते बेटा रेवेन्यू रिसीट्स की बात फिनिश कर दी थी। एक बार सब सामने देख रहे हैं बेटा, और बेटा आज फटाफट से पूरा चैप्टर फिनिश करना है। बेटा बजट के दो कंपोनेंट थे, एक बजटरी रिसीट्स और एक बेटा बजट एक्सपेंडिचर। और रिसीट्स की बात करो तो बेटा ये फर्दर दो तरीके की थी, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। ये वाली बात कल मैंने फिनिश कर दी थी। बेटा रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स हैं विच नीदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर कॉजेस रिडक्शन इन एनी एसेट्स। ना तो बेटा ये आपकी कोई लायबिलिटी क्रिएट करते, ना ही किसी एसेट्स को रिड्यूस करते। बेटा रेवेन्यू रिसीट्स फर्दर दो तरीके की थी, टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। बेटा टैक्स फर्दर दो तरीके के थे, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। बेटा ये हमने इसके चार बेसिस पर डिफरेंस भी पढ़ लिए थे। और बेटा नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट 9 थी, IPL, EFFF और EGS। बेटा ये शॉर्टकट हमने बनाया था, ये भी हमने फिनिश कर लिया था। बेटा कैपिटल रिसीट पे चर्चा करनी है, बजटरी एक्सपेंडिचर पे चर्चा करनी है, और फिर बेटा आगे बढ़ाना है जरा इस चैप्टर को। बेटा सबसे पहले बात करता हूँ कैपिटल रिसीट्स पर। बेटा डेफिनेशन ऑल्दो इसकी कल ही बता दी थी। कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं बेटा? विच ईदर क्रिएट लायबिलिटी और कॉजेस रिडक्शन इन एनी एसेट्स। बेटा या तो ये लायबिलिटी क्रिएट कर देगा आपकी, या बेटा एसेट्स को रिड्यूस कर देगा। यही तो काम है ना बेटा इसका। बाबू अब पर्टिकुलरली कैपिटल रिसीट्स में चार बातें हैं जो आपको याद रखनी है टेनी कॉस्ट। बेटा ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है, यहाँ से बेटा पेपर आने के भी चांसेस बनते हैं। बेटा सबसे पहली बात बोरोइंग्स। मेरे प्यारे बच्चों बहुत आराम से सुनना ये बात, बोरोइंग्स। बेटा बोरोइंग्स सिंपली मीन्स लोन। और बेटा अकाउंट्स के स्टूडेंटों बताने की जरूरत नहीं है बेटा लोन को कहाँ पर रिकॉर्ड करते हो। बेटा एक बात सुनना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन लिया किसी भी अथॉरिटी से, मुझे अथॉरिटी से मतलब नहीं है, अब अथॉरिटी बहुत सारी हो सकती हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ने RBI से लोन लिया हो, मतलब देश के अंदर से ही लिया बेटा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, चाहे फॉरेन गवर्नमेंट से, चाहे वर्ल्ड बैंक से, बेटा फॉरेन इंस्टीट्यूशन से, किसी से आपने लोन लिया हो मुझे मतलब नहीं। लेकिन एक बार अगर आपने लोन ले लिया, पहले ये सोचो पैसा आया या गया। आया, पैसा आया, दैट सिंपली मीन्स रिसीट्स है, रिसीट तो पक्का है। अब बेटा जब रिसीट पता लग जाती है फिर ये सोचना पड़ता है कि ये रेवेन्यू है या कैपिटल है। बेटा ये कैपिटल रिसीट ही क्यों है बोरोइंग? बेटा इट क्रिएट लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। और बेटा कैपिटल रिसीट की डेफिनेशन क्या कहती है? ईदर क्रिएट लायबिलिटी और कॉजेस रिडक्शन इन एनी एसेट्स। बेटा अगर आपकी कोई रिसीट लायबिलिटी क्रिएट कर देती हो या एसेट को कम कर देती हो, वो मेरे लिए बेटा कैपिटल रिसीट हो जाती है। यानी कि बेटा बोरोइंग या लोन मेरे लिए क्या है बेटा? कैपिटल रिसीट है, क्योंकि ये मेरी लायबिलिटी क्रिएट करता है। सर फ्यूचर में तो देना ही है ना वापसी गवर्नमेंट ने। ओके बात समझ आई बोरोइंग। बेटा नेक्स्ट वन बेटा रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया हुआ था 15 साल पहले, और बेटा लेट सपोज की लोन की अमाउंट है 5,000 करोड़, और आज बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट से 5,000 करोड़ वापस मांग लिए। बेटा जैसे ही आपने पैसे वापस मांगे, आपको पैसे मिले, पहले ये सोचना पैसा आया या गया, तभी आसान बनेगा बेटा। पैसा आ गया आपके पास, बेटा जैसे ही पैसा आया रिसीट आई, ये बात समझ में आई। और बेटा आप सोचना रेवेन्यू है या कैपिटल है। बेटा रेवेन्यू होती तो बेटा कोई लायबिलिटी वो क्रिएट नहीं करती, ना कोई एसेट रिड्यूस करती। कैपिटल बेटा या तो लायबिलिटी क्रिएट करती है या एसेट रिड्यूस करती है। बेटा जैसे ही रिकवरी ऑफ लोन हुआ, क्या हुआ होगा इससे? बेटा मेरी एसेट्स रिड्यूस हो गई होंगी। समझदार बच्चों जिन्होंने अकाउंट्स पढ़ी है उनके लिए एक बात बोल रहा हूँ, सर मैं लोन लेता हूँ, लायबिलिटी रिकॉर्ड करता हूँ, किसी को लोन देता हूं बेटा लोन्स एंड एडवांसेस रिकॉर्ड करता हूं एसेट्स में कि मैंने लोन दिया हुआ है। ठीक है ना बेटा? और जैसे ही मैंने लोन की रिकवरी करी तो बेटा मेरी एसेट्स कम हो जाएंगी बेटा, और मेरी एसेट्स कम हो रही हैं बेटा, इसी वजह से ये कैपिटल रिसीट है। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा बात में?
बढ़े आगे। बेटा तीसरी बात है डिसइन्वेस्टमेंट। और प्यारे बच्चों ये बात मैं बहुत बार बताता हूं, देखो हाँ बेटा टेक्निकली डिसइन्वेस्टमेंट, सिंपल भाषा में बोले तो बेटा सेल ऑफ शेयर। जनरली ये वर्ड गवर्नमेंट के लिए लगाते हैं बेटा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी वर्ड कई बार यूज करता है। बेटा मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, मैं बोलता हूं परचेज करे हैं मैंने शेयर, मैं तब भी ये बोलता हूं मैंने ना रिलायंस में इन्वेस्टमेंट कर रखी है जी, मैंने रिलायंस के साथ शेयर खरीद लिए, मैं क्या बोलता हूं मैंने रिलायंस में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। और बेटा अगर मैंने शेयर बेच दिए तो मैं बोलूंगा यार मैंने अब रिलायंस में डिसइन्वेस्टमेंट कर दी। सेलिंग ऑफ शेयर सिंपल भाषा टेक्निकली नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। अब बेटा क्योंकि बात यहां पर बजट की चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की चल रही है, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है तो वो कैपिटल रिसीट बनती है। क्यों समझाता हूं एक एग्जांपल देकर। बेटा मान लो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बैलेंस शीट है, ठीक है ना, राइट हैंड साइड मुझे एसेट्स लिखनी है, मैंने एसेट्स में लिखा हुआ है इंडियन रेलवे। ऑल्दो बेटा ये बताया ना कि रेलवे को कितने रुपए का सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड कर रखा होगा, मैं कहता हूं गवर्नमेंट को खुद को भी नहीं पता होगा। मैं कोई फिगर ले लूं बेटा वो भी छोटी है। रेलवे के पास प्रॉपर्टी समझते हो ना कितनी है बेटा, एक रेलवे स्टेशन की कीमत ही जानने लगोगे बेटा पसीने छूट जाएंगे, पता नहीं कितने इंडिया में, ठीक है ना बेटा। तो कोई भी फिगर लिखना बेटा कम ही होगा, लेकिन बेटा एग्जाम्पल के तौर पे मैं बेटा बहुत हल्की सी फिगर लिख रहा हूं 1 लाख। बेटा इंडियन रेलवे गवर्नमेंट ने ब्रैकेट में लिख रखा है कि हमारे पास 100% शेयर है बेटा 1 लाख रुपए के, और अगर आज गवर्नमेंट डिसाइड करे कि मुझे 10% शेयर बेचने हैं और मैं रेलवे में अपनी होल्डिंग को 90% कर रही हूं, 10% गवर्नमेंट शेयर बेच रही है बेटा 10,000 रुपए के इंडियन रेलवे के। बेटा आज गवर्नमेंट बेच दे, मैं कहता हूं शेयर, बेटा बेचने से 10,000 रुपए आए होंगे, पैसा आया है, रिसीट है कि नहीं है बेटा। कौन सी रिसीट? कैपिटल रिसीट्स। क्यों बेटा? ये क्या कर देगा बेटा, आपकी एसेट रिड्यूस कर देगा बेटा। नेक्स्ट बैलेंस शीट में एसेट दिखाओगे 90,000। कैपिटल रिसीट क्या होती है बेटा? विच ईदर क्रिएट लायबिलिटी और कॉजेस रिडक्शन इन एनी एसेट्स। तो ये बेटा आपकी एसेट्स को रिड्यूस कर देता। मैंने भी 3 बातें बोली बेटा, बोरोइंग लोन की बात करी, रिकवरी ऑफ लोन की बात करी, डिसइन्वेस्टमेंट की बात करी। लास्ट वन स्मॉल सेविंग्स, और बेटा इसमें एग्जाम्पल है एनएससी या केवीपीस। बेटा अभी बताता हूं इसके बारे में बाबू। एनएससी केवीपी ये क्या चीजें होती हैं? एनएससी की फुल फॉर्म होती है बेटा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, और केवीपी किसान विकास पत्र। बेटा बता देता हूं ये पोस्ट ऑफिस की बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट में से एक है बेटा। ये चीजें हम पोस्ट ऑफिस में जाकर कराते हैं बाबू। एफडी के कंपैरिजन में ये ज्यादा ब्याज देती है तो लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करती है। अगर आज आप एनएससी खरीदोगे तो 11 साल में पैसे डबल कर देगी, एफडी 14 साल में। मैं 50,000 की एफडी कराऊं 14 साल में डबल होंगे, और बेटा एनएससी खरीदो 11 साल में डबल होंगे। खाली ये फायदा नहीं है बेटा, ये टैक्स सेविंग करा कर देती हैं दोनों की दोनों चीजें, ठीक है ना। सरकार कहती है अगर एनएससी और केवीपी खरीदोगे तो आपका टैक्स कम बनेगा, टैक्स सेव हो जाएगा आपका, ठीक है बेटा। मैं अभी टैक्स सेविंग में ना ही घुसूं, वरना मैं तो प्रैक्टिकल भी बता सकता हूं आपको टैक्स सेविंग कैसी होती है। चलो सुन ही लो यार, तुम कहोगे बताया नहीं। मान लो बेटा इंडिया में स्लैब रेट ऐसे है कि अगर आपकी इनकम 0 से 5 लाख तक है कोई टैक्स नहीं देना। अगर आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख है 20% टैक्स देना है, 10 लाख से ज्यादा है 30% टैक्स देना है। एक इंसान की इनकम 5,50,000 है, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, बचे हुए 50,000 पे 20% टैक्स, यानी कि 10,000 का टैक्स। वो कह रहा है टैक्स बचाना है जी, ठीक है जी, सीए को अप्रोच करता है टैक्स बचा दो। मैंने कहा ठीक है, तो 50,000 तेरी इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, तेरा टैक्स सेव हो जाएगा, तू एक काम कर 50,000 रुपए के एनएससी खरीद ले। उसने कहा ठीक है, उसने 50,000 के एनएससी खरीद दिए। बेटा मेरे पास आया इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने, मैंने उसकी इनकम दिखाई 5,50,000। सरकार कहती है अगर आपने एनएससी खरीदा है तो हम आपकी इनकम को कम कर देंगे, क्योंकि आपने 50,000 का एनएससी खरीदा है, आपकी इनकम सरकार ने कम कर दी। इनकम कितनी बची? 5 लाख। 5 लाख में कोई टैक्स नहीं है, यानी कि बेटा जिसका 10,000 का टैक्स बैठ रहा था वो भी गायब हो गया। क्यों बेटा? क्योंकि आपने एनएससी खरीदा। समझ आया बेटा? स्मॉल सेविंग में एनएससी और केवीपीज क्या करती हैं बेटा? खाली ये नहीं है कि ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करती हैं बेटा, दूसरी सबसे बड़ा फायदा है बेटा ये टैक्स सेव करा कर देती है।
अब ये बात समझ लेना बेटा, जैसे ही आपने एनएससी और केवीबी पोस्ट ऑफिस से खरीदा, ये पैसा पोस्ट ऑफिस के पास नहीं रहता, ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का, तभी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है आपको। पोस्ट ऑफिस के पास रहता तो आरबीआई के रूल रेगुलेशन के हिसाब से बेटा आप वही 14 साल में डबल करते। बेटा जैसे ही आपने एनएससी खरीदा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारा पैसा ले लिया। बेटा अब सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है 11 साल में आपको डबल करके देना। बेटा क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट की लायबिलिटी नहीं क्रिएट करके दे रहा? लायबिलिटी तो क्रिएट करके दे रहा है। बेटा कैपिटल रिसीट्स क्या होती है? विच ईदर क्रिएट लायबिलिटी। आज बेटा आपने 50,000 की एनएससी कराई 11 साल के लिए, ये 50,000 सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले गए। बेटा जिम्मेदारी शुरू हो गई। अब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करेगी बेटा 11 साल के लिए कि उसको तो कुछ ना कुछ दे, खुद भी कमा ले कुछ ना कुछ। इट क्रिएट लायबिलिटी फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे ये पैसे आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट लायबिलिटी में दिखाना शुरू कर देती है कि 11 साल में पैसे वापस करने हैं डबल करके। क्लियर है बेटा बात? इट ईदर क्रिएट लायबिलिटी और कॉजेस रिडक्शन इन एनी एसेट। ठीक है ना बेटा? आपको बता देता हूं, ये दोनों एग्जाम्पल बेटा एसेट को रिड्यूस करने के हैं और ये दोनों एग्जाम्पल बेटा लायबिलिटी को क्रिएट करने के। बोरोइंग या लोन से भी लायबिलिटी क्रिएट होती है और स्मॉल सेविंग लेने से भी लायबिलिटी क्रिएट होती है। अगर अपना लोन वापस मांग लिया, एसेट कम हो जाएंगी, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया तो एसेट कम हो जाएंगी। क्लियर बात? बेटा मैंने पहले ही कहा था नोट्स नहीं बनाएंगे। अब नोट्स बने हुए हैं, या तो किसी भी पुराने बच्चे से फोटो स्टार्ट करा लो, नहीं तो संदीप घर से बेटा एज इट इज पढ़ते चले जाओ। ठीक है ना? मैं उसको फॉलो करता हूँ पूरी तरीके से, बुक को हेडिंग वहीं से उठाता हूँ, मैटर में समझाने के लिए अपना बता देता हूँ। ठीक है, आप वहाँ से पढ़ लो बेटा, जो भी प्रॉब्लम हो बैठा हूँ मैं। ठीक है जी, चलो बढ़ते हैं आगे बेटा। बात करते हैं बेटा आज बजटरी एक्सपेंडिचर की। मुझे चैप्टर फिनिश करना है, बस ये ध्यान रखना बेटा, आप बोलोगे उतना ही परेशानी आपको होती जाएगी बेटा। 8 बजे के बाद टाइम बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना? ऐसे नहीं होने वाला अब कि जब आप कहोगे तब छुट्टी होगी। बेटा बजटरी एक्सपेंडिचर, बेटा जैसे रिसीट्स 2 तरीके की हैं, ऐसे ही मेरे बेटा खर्चे भी 2 तरीके के हैं। और बेटा पर्टिकुलरली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। और डेफिनेशन भी बेटा इट इज ऑन द सिमिलर लाइन। बेटा वहां आप लिखते थे बेटा इट नीदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर कॉजेस रिडक्शन इन एनी एसेट्स। सर मैं यहां पर हल्का सा वर्ड चेंज कर रहा हूं, इट नीदर क्रिएट एसेट्स। वहां लिखते थे नीदर क्रिएट लायबिलिटी, नीदर क्रिएट एसेट्स नॉर कॉजेस रिडक्शन इन एनी लायबिलिटी। नीदर क्रिएट्स एसेट्स, ना तो एसेट क्रिएट करेगा बेटा, नॉर कॉजेस रिडक्शन इन लायबिलिटी, ना ही बेटा मेरी लायबिलिटी रिड्यूस करता। बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर बाबू ईदर क्रिएट्स एसेट्स, या तो आपको एसेट्स देगा बेटा, ईदर क्रिएट्स एसेट्स और कॉजेस रिडक्शन इन द लायबिलिटी। लो बेटा मैंने लिख दिया। ठीक है ना? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना तो बेटा एसेट्स क्रिएट करते, ना ही बेटा लायबिलिटी को रिड्यूस करते, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर या तो एसेट्स बनाकर देंगे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को, या बेटा आपकी लायबिलिटी कम करा कर देंगे। समझाने के लिए बेटा बता देता हूं, जैसे इसमें तो अगर आप देखोगे यहाँ हमने 9 हेडिंग पढ़ी या हमने 4 हेडिंग पढ़ी, ना इसमें कोई हेडिंग है ना इसमें कोई हेडिंग है। सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल है बेटा, बस 2-4। ठीक है ना? एग्जाम्पल के नाम ही दिमाग में रखने हैं बस, और कुछ भी नहीं रखना। यहाँ किसी हेडिंग की चर्चा नहीं है, तो ये इसके कंपैरिजन में बहुत आसान है। पेपर में आता क्या है बेटा? आता भी यहीं से। मुझे उम्मीद ही नहीं होती बेटा यहाँ से कभी कुछ आने वाला है, क्योंकि इतना थका हुआ है बेटा, कुछ नहीं आ सकता यहाँ से। समझाने के लिए बेटा एक बात बोलता हूँ, सबसे पहला एग्जाम्पल बन सकता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, सैलरी एंड वेजेस, या बेटा आप इसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई भी बोल सकते हो। बेटा सैलरी एंड वेजेस, इतने सारे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के बेटा डिपार्टमेंट दिखाई देते हैं ऑल ओवर इंडिया, जिनकी सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा सैलरी दे रही होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, सबकी सैलरी कौन दे रही है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट। इतने सारे जजेस, जुडिशरी दिखाई दे रही है, इतने सारे IAS ऑफिसर बेटा। ठीक है ना? मैं इसको लिख ही देता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। बेटा देश चलाने के लिए इतने सारे IAS IPS है, सबकी सैलरी कौन देता है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो देती है बेटा। ये एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ही तो है हमारा। डिफेंस सर्विसेज लेती है बेटा,
सर इतनी सारी आर्मी हमारे पास है, नेवी है बेटा, सब कुछ है, एयरफोर्स है हमारे पास, इन सबकी बेटा सैलरी कौन देता है? अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। बेटा सैलरी या वेजेस देने से एम्प्लॉय को आपकी कोई एसेट क्रिएट हो रही है? आपकी कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है? सर लाइबिलिटी तो तब हो ना, मैंने 1 साल काम कर लिया बेटा और पैसे नहीं दिए। आज आप काम कर रहे हो, आज सैलरी ले रहे हो, ना तो मेरी कोई इससे लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही, ना ही कोई मेरी एसेट क्रिएट हो रही बेटा। तो 3 बड़े बड़े एग्जाम्पल तो यही है बेटा, सैलरी एंड वेजेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और बेटा डिफेंस सर्विसेज। एक एग्जाम्पल बड़ा काम का है बेटा, नोन एज इंटरेस्ट, ये नहीं भूलना बेटा किसी भी हाल में। बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन ले रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन ले रखा है, किसी से भी समझ लो, लेट्स सपोज वर्ल्ड बैंक, आपने लोन ले रखा है बेटा, आज आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो बेटा। जैसे ही आपने इंटरेस्ट पे करा, सबसे पहली बात पैसा आया या गया? गया। एक्सपेंडिचर, सबसे पहले तो यही सोचा करो बेटा, बजटरी एक्सपेंडिचर। फिर ये रेवेन्यू है या कैपिटल है बेटा? इससे मेरी कोई एसेट ना तो क्रिएट हो रही, ना ही मेरी कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही। इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू इन नेचर। और बताने की जरूरत नहीं है यार, आज तक अकाउंट्स पढ़ी है, पता है आपको इंटरेस्ट को कहाँ शो करते हो? P&L अकाउंट में शो करते हो, बैलेंस शीट में नहीं जाता बेटा। P&L अकाउंट में जाने का मतलब ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना जी बात? ठीक है ना? जो जिसको अकाउंट्स पता है बेटा, उसके लिए तो चैप्टर फूक मारे उड़ जाए, इतना ही है बेटा। क्लियर बात, समझ आ रही है बेटा बात? तो बाबू 4 ही एग्जाम्पल है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के जो मैंने देने थे, सैलरी एंड वेजेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, डिफेंस सर्विसेज और इंटरेस्ट। सबसे ज्यादा याद रखने वाली चीज इंटरेस्ट है, ठीक है जी? चलो जी बेटा, बात कर रहा हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर के, विच ईदर क्रिएट्स एसेट्स और कॉजेस रिडक्शन इन लाइबिलिटी। बेटा दोनों का एक एक एग्जाम्पल और खत्म टॉपिक। बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? वो खर्चे जो एसेट बनाकर देते हैं। बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट ना एक हाईवे बनवा रही है और बेटा 10,000 करोड़ खर्च रही है। हाईवे बनेगा दिल्ली टू मुंबई, 10,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने खर्च दिए। बेटा पहली बात तो खर्च दिए तो एक्सपेंडिचर। क्या ये एक ऐसा खर्चा है जिससे एसेट्स मिलेगी? बेटा बिल्कुल मिलेगी। आज की तारीख में जितने हाईवे बन रहे हैं सबकी लाइफ 100 साल है, और बेटा अगर 1 साल से ज्यादा के लिए कोई चीज अगर आपको बेनिफिट देती है, आप उसको एसेट ही बोलते हो। सर इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? इधर क्रिएट एसेट्स के। सर हजारों एग्जाम्पल इधर क्रिएट एसेट्स के हो सकते हैं। आप बोलो आपने हाईवे बनवाया, आप बोलो पोर्ट बनवाया, एयरपोर्ट बनवाया, रेलवे स्टेशन, बुलेट ट्रेन, मेट्रो, सब एग्जाम्पल बेटा किसके हैं? बेटा इधर क्रिएट एसेट्स। सरकार बुलेट ट्रेन पे खर्चा कर रही है बेटा, एसेट्स ही तो मिल रही है देश को यार, और क्या मिल रहा है? पहली बात तो खर्चा है, और खर्चे में भी बेटा मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि बेटा ये एसेट्स को क्रिएट करके दे रहा है, ठीक है ना बेटा? तो इधर क्रिएट एसेट्स पे तो बेटा कुछ भी लिखो, हाईवे लिखो, पोर्ट लिखो, एयरपोर्ट लिखो, रेलवे स्टेशन लिखो, मेट्रो लिखो, बुलेट ट्रेन लिखो, और भी कुछ आता है वो भी लिख दो, ठीक है जी? बात समझ आई बेटा? और कॉजेस रिडक्शन इन द लाइबिलिटी, या तो ये एसेट क्रिएट करते हैं या आपकी लाइबिलिटी को कम करा कर देते हैं। लाइबिलिटी से मतलब बेटा आप बोलो बेटा, इसका एक एग्जांपल है बहुत अच्छा, रीपेमेंट ऑफ लोन। रीपेमेंट ऑफ लोन बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया हुआ है बेटा, वर्थ ₹500 CR, 500 करोड़ का लोन दिया हुआ है। आज बेटा आपने ये 500 करोड़ का लोन चुकता दिया, पैसे वापस कर दिए। पहली बात तो बेटा मेरी जेब से पैसे गए, दैट मीन्स बजटरी एक्सपेंडिचर। बेटा ये रेवेन्यू नेचर का होगा या कैपिटल का? डेफिनेशन सेटिस्फाई करा लो बेटा। जैसे ही आपने 500 करोड़ का लोन वापस करा, रीपेमेंट ऑफ लोन करी, मुझे ये बताओ बेटा आपकी लाइबिलिटी कम हुई कि नहीं हुई? 1 साल लाइबिलिटी में दिखा रखा होगा 500 करोड़ और अगले साल लाइबिलिटी साफ। तो बेटा लोन रीपे कर देने से आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। दैट सिंपली मींस बेटा इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है बेटा इतनी बात? बढ़े आगे बाबू। मैंने अब ये वाले कंपोनेंट पूरे कर दिए, बजट के कंपोनेंट बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना? फिर बता रहा हूं बेटा, मुझे उम्मीद यहां से है, मैं यहां से उम्मीद नहीं कर सकता इतने इजी टॉपिक में से। वो फंसाने के लिए बेटा यहां पर लेकर आएगा आपको, और बता देता हूं कैसे आते हैं बेटा। कुछ भी दे देता है आपको, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम दिस एंड दैट, ये क्या है बेटा? ये चारों ऑप्शन आते हैं। बजटरी रेवेन्यू रिसीट्स है, कैपिटल रिसीट्स है बेटा, एक्सपेंडिचर है या बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सबसे पहले देख लेना पैसा आ रहा है या जा रहा है। अगर ये सोच पाओगे तो फिर रेवेन्यू और कैपिटल पर आना, ठीक है जी बेटा बात। चलो बात को आगे बढ़ा रहा हूं बाबू।
बाबू एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ बजट। यहीं बता दूं, अभी तो मेरे पास स्पेस है बेटा। टॉपिक है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। बेटा बजट 3 तरीके का हो सकता है। पहला बजट है बेटा सरप्लस बजट, नाम ही पता है बेटा अकाउंट्स वाले बच्चों को तो, ठीक है ना। सरप्लस बजट, बैलेंस्ड बजट, बैलेंस्ड बेटा। एंड थर्ड वन इज डेफिसिट बजट, डेफिसिट बजट। बेटा जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, बैलेंस बजट क्या होगा सुनना बेटा। जब बजटरी रिसीट्स और बजट एक्सपेंडिचर बिल्कुल बराबर आ जाएंगे बेटा, तो हम बोलेंगे कि जी हमारा बजट तो बैलेंस्ड है। जितने हमारे खर्चे हैं बेटा, हमारे पास उतनी ही रिसीट्स हैं। बजटरी एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू बजटरी रिसीट्स, दिस बजट इज नोन एज बैलेंस्ड बजट। बेटा नाम बताएगा सब कुछ। सरप्लस पता है ना बेटा, ये वर्ड किसके लिए होता है? प्रॉफिट्स के लिए होता है ये वर्ड बेटा। जब भी बजटरी रिसीट्स ज़्यादा होंगी बजटरी एक्सपेंडिचर के कंपैरिजन में, इसको हम बोलते हैं बेटा सरप्लस बजट। और बेटा डेफिसिट बजट बाबू, जब भी बजटरी रिसीट्स कम होंगी यानी कि बजटरी एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे, हम इसको बोलेंगे बेटा डेफिसिट बजट। इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। बढ़े आगे बेटा, आगे टॉपिक कंटिन्यू कर रहा हूँ, डेफिसिट बजट, ठीक है जी। टॉपिक ये कंटिन्यू हो रहा है डेफिसिट बजट। लो जी, मैं बेटा इसको रब कर देता हूँ और फटाफट से डेफिसिट बजट के बारे में बताता हूँ कुछ। भाई लो बेटा, बाबू डेफिसिट बजट 3 तरीके का होता है बाबू। वर्ड में डेफिसिट है, दैट सिंपली मींस कि आपकी रिसीट्स कम है और आपके खर्चे ज्यादा हैं बेटा, ठीक है ना। जब भी बजटरी रिसीट्स कम होती हैं बजटरी एक्सपेंडिचर से, इस बजट को हम डेफिसिट बजट बोलते हैं बेटा। चैप्टर की वर्थ है 5 नंबर। आपको बता रहा हूं 2 मार्क का क्वेश्चन यहां से आएगा, आज लिख लो, ठीक है ना। वैसे तो आप इतने दान में दे देते हो, लेकिन बेटा आएगा 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से। मेरा बेटा मानना यह है जितने बजट के कंपोनेंट पड़े, 1 मार्क का क्वेश्चन वहाँ से, 2 नंबर के बेटा क्वेश्चन यहाँ से। अभी एक टॉपिक आएगा ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, आपकी बुक में बेटा दूसरा ही टॉपिक है, मैं कराता सबसे लास्ट में। 2 नंबर के क्वेश्चन वहाँ से, टोटल 5 नंबर का चैप्टर है। मेरा अंदाजा ऐसा कहता है, और देख लेना बेटा ऐसा होगा कि नहीं। बेटा डेफिसिट बजट ये 3 तरीके का होता है। सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट, बाकी दोनों की बात बाद में करेंगे बेटा, पहले इसको समझेंगे प्यारे बच्चों, सब सामने देख रहे हैं बेटा। डेफिसिट बजट 3 तरीके का। रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट से मतलब क्या है बेटा? जब भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा रेवेन्यू रिसीट से, तो डेफिसिट क्रिएट होगा बेटा। कितने रुपए का क्रिएट होगा ये निकालने के लिए आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट्स माइनस करनी पड़ेगी बेटा। बजट के 2 ही तो कंपोनेंट थे, बजटरी रिसीट्स और बजटरी एक्सपेंडिचर। फर्दर 2 कंपोनेंट रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू खर्चे और कैपिटल खर्चे। मान लो बेटा रेवेन्यू खर्चे 10,000 करोड़ हैं बेटा, और सरकार के रेवेन्यू रिसीट्स 10,000 करोड़ है और सरकार के रेवेन्यू खर्चे 15,000 करोड़ है। मैं क्या बोलूंगा बेटा, रेवेन्यू ही डेफिसिट में चल रहा है आपका, ठीक है ना बेटा। और अगर डेफिसिट कैलकुलेट करना हो कितना निकलेगा, तो बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट्स को डिडक्ट कर दो, पता लग जाएगा बेटा कि आप 5,000 करोड़ से माइनस में चल रहे हैं। समझ आई? आपको बता देता हूं रेवेन्यू डेफिसिट समझने के लिए बस इतना सा बात थी बाबू, लेकिन इससे सिर्फ आपको फॉर्मूला समझ में आया बाबू, मेरे को फॉर्मूला नहीं समझाना। पेपर में आती हैं इम्प्लीकेशंस, ये बहुत काम की बात है, इसको बहुत और बहुत आराम से समझना, पूरी जान लगा दो इसको समझने के लिए बेटा। इसकी 4 इम्प्लीकेशन है, ठीक है ना, और चारों बहुत आराम से समझानी है मुझे, सुनना बेटा। जैसे ही अगर आपको दिखाई देना कि गवर्नमेंट रेवेन्यू डेफिसिट में चल रही है, सबसे पहली चीज जो रेवेन्यू डेफिसिट इंडिकेट करता है, इट क्लियरली शोज गवर्नमेंट्स इनएबिलिटी टू मीट इट्स डे टू डे एक्सपेंसेस।
सर रेवेन्यू का मतलब ही क्या होता है पता है ना आपको? ये सरकार की डेली की इनकम है, रोजमर्रा की इनकम, और ये सरकार के बेटा रोजमर्रा के खर्चे। बेटा ये सालों में पता नहीं कब होती है इनकम, और ये बेटा सालों में होते हैं कहीं खर्चे। सर अकाउंट्स पढ़ी है, रेवेन्यू वर्ड का मतलब तो पता ही होगा ना। रेवेन्यू वर्ड को हम रिप्लेस करते हैं हर बार रैकरिंग से। रैकरिंग का मतलब क्या होता है? रीअकरिंग। बेटा ये रोजमर्रा की इनकम है, सोचो तो सही इसमें क्या आता है रेवेन्यू रिसीट में? टैक्सेस। आपको पता है बेटा हर महीने इकट्ठा होता है जीएसटी, हर महीने, एवरी मंथ रिटर्न है, एवरी मंथ। ये सरकार की रोज की इनकम है। और बेटा सैलरी एंड वेजेस हर महीने का खर्चा है सरकार का। तो बेटा अगर मैं कहूं कि रोजमर्रा की इनकम सरकार की कम है और रोजमर्रा के खर्चे ज्यादा हैं, तो बेटा ये शो नहीं कर रहा कि गवर्नमेंट अपने डे टू डे खर्चे भी मैनेज नहीं हो रहे। पहली इंप्लीकेशन क्या है? इट क्लियरली शोज गवर्नमेंट इन एबिलिटी टू मीट इट्स डे टू डे एक्सपेंसेस। ये क्लियरली शो कर रहा है कि गवर्नमेंट अपने दिन भर के खर्चे भी मैनेज नहीं हो रहे। पहली इंप्लीकेशन। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? ज्यादा तो नहीं भगा रहा ना मैं? ठीक है ना बाबू? अगर बहुत ज्यादा बढ़ने लगू तो रोक लेना, बता देना, फिर मैं लिखना शुरू कर दूंगा, फिर धीरे धीरे चल लेंगे। ठीक है जी, इतनी बात ओके। बेटा सेकंड इंप्लीकेशन, अगर कभी ऐसा होने लगे रेवेन्यू डेफिसिट की सिचुएशन अराइज हो, तो बेटा गवर्नमेंट कैसे कोप अप करेगी? डिस सेविंग्स। डिस सेविंग्स क्या होती है? बेटा सेविंग्स मतलब पैसे जोड़ना, और डिस सेविंग्स बेटा पास्ट में जो सेविंग्स करी थी अब वो तोड़ तोड़ के भी सरकार खर्चा कर रही है। सर 5,000 करोड़ से आपके खर्चे ज्यादा हैं एज कंपेयर टू योर रिसीट्स। आपको क्या करना पड़ेगा? 5,000 करोड़ कहीं से तो लाने पड़ेंगे बेटा। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है बेटा? अपनी पास्ट सेविंग तोड़ सकती है बेटा, और वहां से कोप अप कर सकती है इन खर्चों से। दो इंप्लीकेशन, इट क्लियरली शोज गवर्नमेंट इन एबिलिटी टू मीट इट्स डे टू डे एक्सपेंसेस, और बेटा दूसरी बात डेस सेविंग्स। अभी तक कोई दिक्कत? बढ़े आगे। तीसरी इंप्लीकेशन, सर अगर मैं बोलूं कि डे टू डे खर्चे के लिए सरकार के पास डेस सेविंग के लिए कुछ है ही नहीं, तो देखो सर मैं बिल्कुल एक बात पहले, इससे भी पहले एक बात समझ लो बेटा। हमारे पास अभी हमने पढ़ा कि 3 तरीके का बजट होता है, सरप्लस होता है, बैलेंस्ड होता है और डेफिसिट होता है। बेटा हमारी गवर्नमेंट क्योंकि हमेशा डेफिसिट में चलती है, हमारी तो बेटा सपने हैं कि बस किसी दिन बैलेंस्ड हो जाए। सरप्लस वाली बात तो हम सोचते ही नहीं बेटा। हम सोचते हैं बस सरकार किसी तरीके से बैलेंस ही बना दो, बस वही बहुत हो जाएगा। ठीक है ना? तो सरकार के भी सपने हैं बैलेंस्ड हो जाए। देखो बेटा अभी सरकार देखो इसको बैलेंस करने की सोचे भी, तो सोचे कैसे समझाता हूं। मान लो बेटा ये गिवन ही नहीं है, मैं मान लेता हूं ये 0 है। मान लो कैपिटल एक्सपेंडिचर 0 है, ठीक है ना? मुझे बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे होता है बेटा? अगर रिसीट्स एक्सपेंडिचर के बराबर हो जाए तो बैलेंस हो जाता है। यहाँ बेटा खर्चे दिखाई दे रहे हैं आपको 15,000 करोड़ के, और रेवेन्यू रिसीट्स दिखाई दे रही हैं बेटा आपको 10,000 करोड़ की। यानी कि यहाँ पर मुझे फिगर लानी है 5,000 करोड़। अगर ये 5,000 करोड़ आ जाए तो क्या बैलेंस्ड हो जाएगा बेटा? फिर बैलेंस्ड हो जाएगा। सर कैपिटल रिसीट्स में भी बाबू कई चीजें आपके हाथ में नहीं होती, जैसे ये स्मॉल सेविंग सर लोगों के हाथ में है। वो पैसा जमा कराएंगे तो आपको कुछ मिलेगा, नहीं कराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। डिसइन्वेस्टमेंट सरकार हर साल नहीं करती बेटा। रिकवरी ऑफ लोन हर साल बेटा स्टेट गवर्नमेंट से पैसे भी वापस नहीं आते। मैं बोलता हूं कुछ भी अगर आपके हाथ में ना हुआ तो बोरोइंग तो आपके हाथ में है। आप तो 5,000 करोड़ का लोन ले सकते हो। 4 ही तो बातें आती हैं कैपिटल रिसीट्स में। पहला ही कंपोनेंट क्या है? बोरोइंग। दूसरा है रिकवरी ऑफ लोन। मैं बोलता हूं इस साल बेटा कुछ भी रिकवरी नहीं हुई लोन की। इस साल किसी ने भी स्मॉल सेविंग में पैसा जमा नहीं करा, और इस साल सरकार डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। सर आपके पास कुछ तरीका ना हो तो बोरोइंग तो आप ही के पास है। सर थर्ड इंप्लीकेशन आती है कि सरकार रेवेन्यू डेफिसिट की वजह से बोरोइंग कर सकती है। और बेटा एक बात यहां बता देनी बड़ी जरूरी है, आप बेटा जब बोरोइंग करते हो तो बोरोइंग के लिए सरकार के पास ऑप्शन क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आरबीआई पैसा ना दे तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक जैसे कि हो सकते हैं, या फॉरेन गवर्नमेंट। बेटा दैट सिंपली मीन्स अगर आपकी बोरोइंग बढ़ती है तो सिंपल सा मतलब है बेटा आपका डिपेंडेंसी बर्डन बढ़ता है दूसरे देश पर, दूसरी गवर्नमेंट पर। सर डिपेंडेंट तो हो रहे हो। आरबीआई ने कह दिया 5,000 करोड़ नहीं है, 2,000 करोड़ ले लो।
3,000 करोड़ के लिए आपने फॉरेन गवर्नमेंट की तरफ देखना शुरू कर दिया, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की तरफ देखना शुरू कर दिया। सर डिपेंडेंसी तो बढ़ रही है आपकी फॉरेन गवर्नमेंट के ऊपर। और बेटा जब डिपेंडेंसी बढ़ती है ना तो दूसरी गवर्नमेंट इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में आ जाती है। और क्या लोग, इतना बड़ा एग्जांपल आपके सामने पाकिस्तान है, उसका माई बाप चाइना। सर लोन के लिए कहां देखता है वो हमेशा चाइना की तरफ। चाइना लोन दे देता है, इसके बदले में चाइना जो चाहता है वो करवाता है कि नहीं करवाता। सर जब आपकी डिपेंडेंसी दूसरे देशों में बढ़ती है ना बेटा तो यही होता है, दूसरा देश इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में होता है हमेशा। 3 इंप्लीकेशन समझ में आई अभी तक मैंने बोली। इट क्लियरली शोज गवर्नमेंट इनएबिलिटी टू मीट इट्स डे टू डे एक्सपेंसेस। बेटा रेवेन्यू डेफिसिट कैन बी कवर्ड बाय डेट सेविंग्स, कैन बी कवर्ड बाय बोरोइंग। और बेटा बोरोइंग का सिंपल सा मतलब है डिपेंडेंसी बर्डन बढ़ना। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। और बेटा लास्ट बात, ये बात मैं समझा दूंगा जिसको मनी एंड बैंकिंग याद ना हो उसको ढंग से। बेटा मनी सप्लाई बढ़ेगी, दैट सिंपली मीन्स इन्फ्लेशन आएगा। सुनना बेटा, ये बात मैं हमेशा बताता हूं, सुन लो बहुत आराम से। जब भी देश में मनी सप्लाई बढ़ती है बेटा हमेशा इन्फ्लेशन आता है, हमेशा और हमेशा इन्फ्लेशन आता है। जितना ज़्यादा आप पैसा इकोनॉमी में डालते चले जाओगे ना बेटा उतना इन्फ्लेशन आता चला जाएगा। एक दिन एक बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा था, मुझे ध्यान आ रहा है ऑनलाइन बैच में, शायद राधिका ने ही पूछा था कि आरबीआई के पास प्रिंटिंग ऑफ करेंसी के लिए बेटा मशीन है, तो वाई नॉट बेटा आरबीआई धड़ाधड़ नोट प्रिंट करे बेटा और कोई गरीबी ना छोड़े। इंडिया में सबको पैसा दे दे बेटा 10-10 लाख रुपए प्रिंट करके, तो गरीब बचेगा ही कहाँ। बेटा आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। बेटा आज आप प्रिंटिंग करनी शुरू करो और बेटा 10-10 लाख रुपए सबको दे दो, पता है क्या होगा, इतना पैसा आपने इकोनॉमी में डाल दिया, फिर एक नमक की थैली बेचने वाला भी कहेगा इस नमक की थैली की कीमत 50 नहीं है, आज से ये 500 की है। तुम्हारे पास इतना पैसा, हम क्या करें, दो। और आपको पता है बेटा इंसान एक बारी को शुगर के बिना जिंदा रह लेगा बेटा, नमक के बिना नहीं। 2 दिन में आयोडीन खत्म होने लगेगा, पता लग जाएगा बेटा। पता है ना ये बात बहुत अच्छे से। बाबू अब इस बात को समझ लो बहुत अच्छे से कि बेटा कभी भी अनलिमिटेड पैसा इकोनॉमी में नहीं डाला जा सकता। हमारे देश में बेटा 17 लाख करोड़ रुपए डले हुए हैं जिसकी वजह से कभी इन्फ्लेशन नहीं आता। आप और पैसा लेकर डालते हो ना बेटा, कहीं ना कहीं बेटा मार्केट में इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ती है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आता है। इन्फ्लेशन का मेन कारण होता है देश में पैसे का बढ़ना। ठीक है जी, अब सुनो बेटा, मैंने बोरोइंग करी फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट, फ्रॉम द फॉरेन इंस्टीट्यूशन, और बाहर से इंडियन गवर्नमेंट 20,000 करोड़ का लोन ले आई और लोन लेकर आई और बेटा खर्चे कर दिए। खैर मेरे एग्जाम्पल में 5,000 करोड़ है, 5,000 करोड़ ही समझ लो। 15,000 करोड़ के आपके खर्चे, 10,000 करोड़ की आपकी रिसीट। फॉरेन गवर्नमेंट से आपने 5,000 करोड़ का लोन लिया इन फॉरेन करेंसी और इंडियन मार्केट में 5,000 करोड़ खर्च मारे। सर बहुत अच्छा काम कर, 17 लाख करोड़ थे, 17 लाख 5,000 करोड़ कर दिए, मनी सप्लाई आपने बढ़ा दी। बेटा जब आप खर्चा करते हो तो किसी तो इंसान को इनकम मिलेगी। सरकार ने खर्चा करा, किसी को तो इनकम मिलेगी, मिलेगी इनकम बेटा, पक्का इन्फ्लेशन में रिजल्ट करेगा। जब भी मनी सप्लाई बढ़ती है बेटा हमेशा मार्केट में इन्फ्लेशन आता है। तो बेटा इसके 4 इंप्लीकेशन है। क्लियर है बात। गवर्नमेंट्स इन एबिलिटी टू मेट इट्स डे टू डे एक्सपेंसेस, डेट सेविंग से कवर कर सकते हैं, बोरोइंग से कवर कर सकते हैं। फॉरेन गवर्नमेंट से होगी, फॉरेन इंस्टीट्यूशन से होगी तो डिपेंडेंसी बढ़ेगी, अगर आरबीआई से होगी तो कुछ नहीं हो रहा बेटा। और अगर हम फॉरेन गवर्नमेंट से लोन लेकर खर्च रहे हैं इट रिजल्टेड इनटू इन्फ्लेशन। 4 इंप्लीकेशन, कोई दिक्कत तो नहीं। बढ़े आगे। लो प्यारे बच्चों, बात करते हैं बेटा सेकेंड टाइप ऑफ डेफिसिट की, जिसका नाम है बेटा फिस्कल डेफिसिट। फिजिकल नहीं, हाँ तूने कहा था थोड़ी देर बाद फिजिकल में आ जाएगा हैं। लो बेटा, बेटा फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है, ऑल्दो मेरे को खैर फॉर्मूला से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता, ये तो समझ आ ही जाता है। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। लो बेटा पेपर में कभी स्पेलिंग ना है ना शिवांशु ऐसे लिखते हैं। लो जी, लो प्यारे बच्चों हैं, हाँ ये हाँ उर्दू ही तो है ये बेटा। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला है बेटा सारे खर्चे, गवर्नमेंट के सारे खर्चे
सारे खर्चे मतलब रेवेन्यू भी और कैपिटल भी। सारे खर्चे में से अगर आप सारी रिसीट्स माइनस कर दो तो बेटा आपको बता देता हूं ये रिजल्ट आता है फिस्कल डेफिसिट। बेटा नाम में डेफिसिट है, यानी कि मेरे टोटल खर्चे ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द टोटल रिसीट्स। और बेटा अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं कि कितने खर्चे ज्यादा हैं तो बेटा मैं टोटल एक्सपेंडिचर में से अगर टोटल रिसीट को माइनस कर दूं तो समझ में आ जाएगा बेटा मेरे पास कितने खर्चे ज्यादा है। ठीक है, अच्छा अब मुद्दा ये उठता है ये बोरोइंग क्यों एक्सक्लूड करा रहे हैं। बेटा अब समझना जरा इस बात को बहुत आराम से, मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाऊंगा। बेटा मान लो सरकार का रेवेन्यू रिसीट है 10,000 करोड़, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 15,000 करोड़ और कैपिटल एक्सपेंडिचर है 25,000 करोड़। ठीक है, यानी कि बेटा मेरे टोटल खर्चे हैं 40,000 करोड़ और बेटा मेरे पास रेवेन्यू रिसीट है 10,000 करोड़। मान लो कैपिटल रिसीट अभी मैंने कुछ भी नहीं दिखाई। बेटा इसने क्यों कहा बोरोइंग को एक्सक्लूड करने को? बिकॉज सर फिस्कल डेफिसिट इटसेल्फ आ बोरोइंग। फिस्कल डेफिसिट अपने आप में ही बोरोइंग होती है। मैं प्रूव कर देता हूं, मैं ऐसे नहीं कह रहा, मेरा मन नहीं कर रहा बोलने का, अपने आप में बोरोइंग होती है। सुनना बेटा, इसी एग्जाम्पल को चलो लेकर टोटल खर्चे कितने 40,000 करोड़, 15,000 और 25, टोटल खर्चे कितने 40,000 करोड़। मैं कहता हूं कैपिटल रिसीट कुछ भी नहीं हुई बेटा और रेवेन्यू रिसीट्स हुई बेटा कितने की 10,000 करोड़, यानी कि बेटा मेरे टोटल खर्चे 30,000 करोड़ से ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द टोटल रिसीट। बेटा गवर्नमेंट इस 30,000 करोड़ को कैसे कवर करेगी? क्योंकि गवर्नमेंट वांट्स द बैलेंस बजट। बेटा कुछ भी तरीका नहीं आपके पास एक्सेप्ट बोरोइंग, कर लो बोरोइंग। यानी कि बेटा जितना फिस्कल डेफिसिट होती है हमेशा ही उतनी बोरोइंग होती है, तभी तो उसने कहा एक्सक्लूड करो बोरोइंग को। चलो एग्जाम्पल को थोड़ा सा और ट्विस्ट करता हूं, सामने देखते चलो बेटा। मैं बोलता हूं बेटा कैपिटल रिसीट्स हुई, आपने क्या करा, आपने डिसइन्वेस्टमेंट भी करी इस साल, बाबू स्मॉल सेविंग के नाम पर लोगों ने आपको पैसा भी दिया और बेटा रिकवरी ऑफ लोन भी हुआ, ये सब मिलाकर बेटा 20,000 करोड़ का हुआ। ठीक है, टोटल खर्चे कितने 40,000 करोड़, टोटल रिसीट्स कितनी बेटा 30,000 करोड़। व्हाट वुड बी द फिस्कल डेफिसिट 10,000 करोड़। बेटा गवर्नमेंट को कवर तो करना ही है, गवर्नमेंट वांट्स द बैलेंस बजट। क्या कर सकते हो आप कवर करने के लिए? सर लोगों को तो कहने से रेला टैक्स दे टैक्स दे टैक्स दे, जितना देना था उन्होंने तो दे दिया बेटा। बाबू अब क्या ऑप्शन है आपके पास? एक्सेप्ट बोरोइंग, कुछ भी नहीं, 10,000 करोड़ की बोरोइंग ही करनी पड़ेगी और कोई रास्ता ही नहीं है। यानी कि बेटा फिस्कल डेफिसिट और बोरोइंग में कोई डिफरेंस होता ही नहीं है, कभी भी नहीं होता। तभी इसने कहा बेटा एक्सक्लूड करो बोरोइंग को। समझ आई बात? अब मैं न्यूमेरिकल के लिए एक बात बता देता हूं, ऑल्दो कल होंगे बेटा न्यूमेरिकल, आज नहीं हो सकते। इस पर मैंने पिछली बार न्यूमेरिकल कराई नहीं, 2 से 3 न्यूमेरिकल है, छोटे छोटे कर लेंगे, ठीक है ना, रिस्क कोई नहीं लेना। बाबू न्यूमेरिकल के लिए ये बात हमेशा ध्यान रखना, आपको बहुत सारी आइटम देगा, ठीक है ना, ये भी देगा ये भी देगा ये भी देगा ये भी देगा, और बल्कि बेटा ऐसे नहीं देगा रेवेन्यू रिसीट, डायरेक्ट टैक्स के इतने इकट्ठे हुए, इनडायरेक्ट टैक्स में प्रॉफिट एंड डिविडेंड इतना आया, इसमें बेटा एस शीट्स के इतने पैसा आए, स्पेशल असेसमेंट के इतने आए। बेटा 10-12 आइटम देने के बाद उसमें एक बोरोइंग भी जरूर देगा और आपको कहेगा फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करो। और बच्चा ज्यादा दिमाग लगाने लगता है बेटा, ये फॉर्मूला लगाने लगता है, अरे बोरोइंग दे दिया ना उसने, अपने आप में फिस्कल डेफिसिट दे दिया, इतना बड़ा क्या सॉल्व करने लगे हो? वो सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दे रहा है बेटा आपको 12-13 आइटम। क्लियर है बात? बेटा मुश्किल फॉर्मूला समझना नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूं, मुश्किल क्या है? इम्प्लीकेशन। ठीक है जी, इसकी इम्प्लीकेशन बहुत ध्यान से, ये रेवेन्यू से थोड़ी तगड़ी है, ठीक है जी, एक रेवेन्यू से बहुत तगड़ी है बेटा। सबसे पहले वही समझाऊंगा, लो बेटा इम्प्लीकेशन लिख रहा हूं फिस्कल डेफिसिट की। सबसे पहली इम्प्लीकेशन, भाई बिल्कुल चुप बैठे रहो जैसे बैठे हुए, चैप्टर बहुत चलेगा अभी, ठीक है ना, और कंसंट्रेशन डबल कर लो, मैं छुट्टी नहीं करूंगा आपके किसी के भी कहने पर, आराम से बैठ जाओ, बी अटेंटिव, बाहर ढंग से बैठ, बिल्कुल ढंग से। चलो जी बेटा जी, बात कर रहे हैं हम इम्प्लीकेशन की। पहली इम्प्लीकेशन है डेट ट्रैप। सर ये समझाने के लिए सबसे तगड़ी है और आपके समझने के लिए भी सबसे तगड़ी है। सबसे पहले शुरुआत इसी से कर लो बेटा। बाबू बहुत आराम से इस बात को समझना कि अगर एक बार सरकार टोटल खर्चे अपने मैनेज ना कर पाई तो सरकार डेट ट्रैप में फंस जाएगी बेटा।
ठीक है ना। और मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर एक बार फिस्कल डेफिसिट आ जाता है तो बेटा ये समझ लेना एक बार नहीं, आप कई सालों के लिए फंस गए डेब्ट ट्रैप के चक्कर में। एक बार आने का मतलब सिर्फ एक बार आना नहीं है बेटा, एक साल भी आया ना तो कम से कम 5 से 10 साल आपके गए। क्यों गए समझना बहुत आराम से इस बात को। बेटा मैं बोलता हूं फिस्कल डेफिसिट इस बार अराइज हो गया 10,000 करोड़ का। पहले देख लो कोई दिक्कत तो नहीं, अराइज हो गया। बेटा फिस्कल डेफिसिट अराइज तो हो गया बेटा, 10,000 करोड़ का आपने लोन ले लिया। सर कैसे कवर करोगे इसको लोन लेकर? 10,000 करोड़ बोरोइंग ही तो फिस्कल डेफिसिट होता है। 10,000 करोड़ का फिस्कल डेफिसिट हुआ, आपने बोरो कर लिया। बेटा जब हम बोरो करते हैं तो ब्याज भी देना पड़ता है क्या? सर याद करो भाई, 1 मिनट बंद करिए। बेटा आपने 10,000 करोड़ का लोन ले लिया, फिस्कल डेफिसिट अराइज हुआ 10,000 करोड़, आपने बोरो कर लिया। सर बोरोइंग का सिंपल सा मतलब होता है मुझे इंटरेस्ट भी देना है। सर मैं बोलता हूं आपने 10% पर पैसा लिया, ये 10% पे 10,000 करोड़ लिए हैं, यानी कि 1,000 करोड़ का ब्याज भी देना है। सर मैं अगर 1,000 करोड़ का इंटरेस्ट पे करूं, याद करना इंटरेस्ट कहां दिखाते हो, पे कर रहा हूं। पहली बात तो एक्सपेंडिचर है, दूसरी बात रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी कहा था 4 में से एक बात जरूर ध्यान रखना, वो है इंटरेस्ट। याद है ना बेटा। सर इसका मतलब है अगर मैंने बोरो करा, यानी कि फिस्कल डेफिसिट एक बार आया, एक साल आया, 10,000 करोड़ का बेटा मेरे से टोटल एक्सपेंडिचर मैनेज नहीं हुआ, मैंने लोन लिया बेटा 1,000 करोड़, जैसे ही ब्याज पे करी मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ जाएगा 1,000 करोड़ से? सर इंटरेस्ट लेते ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ जाएगा? बेटा अगर ये बढ़ेगा तो रेवेन्यू डेफिसिट नहीं अराइज हो जाएगा। सर रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। और क्या होता है? सर अभी ये लिखा हुआ भाई, मैंने कोई फारसी में बताई क्या बात? समझ आई? पहले बात बताओ, एक बार फिस्कल डेफिसिट आया 10,000 करोड़ का, ये 10,000 करोड़ में कहानी नहीं पट्टी बेटा। 10,000 करोड़ का आपने लोन लिया, ब्याज देना है, जैसे ही ब्याज दिया 1,000 करोड़ का, इट इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और बेटा खाली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं, ये मेरा रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ा देगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है ना बेटा। यानी कि फिस्कल डेफिसिट आते ही बेटा ब्याज का बर्डन बनेगा, और ब्याज का बर्डन बढ़ने का मतलब है बेटा रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ेगा। और मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको ध्यान हो, रेवेन्यू डेफिसिट की थर्ड इंप्लीकेशन कहती है कि रेवेन्यू डेफिसिट को बोरोइंग से ही कवर करते हो। बोरोइंग मतलब फिस्कल डेफिसिट। ओ भाई साहब फिर लोन 1,000 करोड़ का, जो 1,000 करोड़ ब्याज दिया उसका भी लोन बेटा, फिर लोन, फिर उसकी ब्याज, ये भी पार्ट रेवेन्यू डेफिसिट का, फिर लोन। सर अगर एक बार फिस्कल डेफिसिट के चक्कर में फंसे तो निकल नहीं पाओगे बेटा, 10-12 साल तो निकल नहीं पाते बेटा, गारंटी बात है। जब तक सरकार की इनकम बहुत ज्यादा ह्यूज नहीं बढ़ती तब तक तो निकल नहीं सकते आप इससे। डेब्ट ट्रैप समझ आया? कैसे फंसता है इंसान डेब्ट ट्रैप में? दोबारा सुन लो बेटा एक बार, फाइनल बात, इसके बाद दोबारा नहीं बताऊंगा। बाबू मैंने बताया फिस्कल डेफिसिट अपने आप में ही बोरोइंग होती है बेटा, ना फॉर्मूला में ही है बेटा, बोरोइंग एक्सक्लूड करो। मेरा एग्जांपल चल रहा है 10,000 करोड़ का बेटा फिस्कल डेफिसिट अराइज हुआ, आपने लोन लेकर कवर किया होगा 10,000 करोड़, फिस्कल डेफिसिट ही तो बोरोइंग है बेटा। आपने बोरो करके 10,000 करोड़ को कवर करा, 10,000 करोड़ की ब्याज है मान लो बेटा, मेरे एग्जाम्पल में 10% मुझे 1,000 करोड़ की ब्याज देंगे बेटा। जैसे ही आपने बोरोइंग की ब्याज दी बेटा, इंटरेस्ट इज द पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मेरा एकदम से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1,000 करोड़ से बढ़ गया बेटा, और जैसे ये बढ़ा बेटा इसने मेरा रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ा दिया बेटा। यानी कि फिस्कल डेफिसिट होने से ब्याज पे करना पड़ता है, और ब्याज पार्ट है रेवेन्यू का, और बेटा इससे रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ता है। और जैसे ही रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ा बेटा, इसकी थर्ड इंप्लीकेशन में मैंने लिखा है कि रेवेन्यू डेफिसिट बोरोइंग से कवर करते हो, यानी कि बेटा रेवेन्यू डेफिसिट के लिए फिर लोन ले लिया बेटा आपने। चलो जी, ये सर्कल नहीं रुक सकता बेटा, बस फंसते चले जाओ इसमें। क्लियर है जी? इंप्लीकेशन, पहली इंप्लीकेशन हुई, यही मुश्किल थी बस बेटा, अब तो बहुत आसान है, ये खत्म करो फटाफट से बेटा। सेकंड इंप्लीकेशन सेम, फिस्कल डेफिसिट इटसेल्फ आ बोरोइंग, और अगर बेटा मैं फिस्कल डेफिसिट को बोरोइंग से कवर कर रहा हूं, इट will lead to the dependency burden on the foreign government as well as the foreign institution। खत्म।
यानी कि जो इसकी थर्ड इंप्लीकेशन है वही इसकी सेकंड इंप्लीकेशन। ओके बात बेटा, थर्ड इंप्लीकेशन इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। लो प्यारे बच्चों, ये बात भी आराम से समझ लो जिसने बेटा मनी एंड बैंकिंग पिछली बार ढंग से नहीं पढ़ा। बेटा डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है बेटा? प्रिंटिंग ऑफ एडिशनल करेंसी। बेटा नई करेंसी प्रिंट करके खर्चे करने को बोलते हैं हम डेफिसिट फाइनेंसिंग। देखो वर्ड क्या है, डेफिसिट है, आपने उसको फाइनेंस कर दिया, यानी कि बेटा उसके लिए भी कहीं से लोन ले लिया। इसे हम बेसिकली बोलते हैं प्रिंटिंग ऑफ एडिशनल करेंसी। बेटा मेरे पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 10,000 करोड़ का फिस्कल डेफिसिट है, सरकार के वो बेटा लोन नहीं मिल रहा, मैं बोलता हूं 10,000 करोड़ का। सरकार ने क्या करा बेटा, आरबीआई को कहा 10,000 करोड़ की करेंसी प्रिंट करो। आरबीआई ने करेंसी प्रिंट करी, 10,000 करोड़ सरकार को दे दिया और सरकार ने बेटा खर्चा कर दिया। सर आप खर्चा कर सकते हो डेफिसिट फाइनेंसिंग से, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, लेकिन ध्यान रखना इससे भी इन्फ्लेशन पक्का आता है। क्यों बेटा? आपने इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ा तो दी, पहले 17 लाख करोड़ थे, 10,000 करोड़ और लेके खर्च तो दिए बेटा। यानी कि बेटा इन्फ्लेशन यहां पर भी लिखा था फोर्थ पॉइंट में, यहां पर भी लिख दिया, ये भी सेम। क्लियर बातें? 4 इंप्लीकेशन ओके हैं। डेब्ट ट्रैप, बोरोइंग जिससे डिपेंडेंसी बर्डन बढ़ेगा बेटा, आप डेफिसिट फाइनेंसिंग से भी कवर कर सकते हो, लेकिन तैयार रहना इन्फ्लेशन के लिए। क्लियर? बढ़े आगे बात बाबू, एक नहीं ये तो खत्म करना ही करना है बेटा। मैं चलो एक टॉपिक छोड़ सकता हूं आपके कहने पर, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, मैं एक तो खत्म करूंगा ही करूंगा। ठीक है जी बेटा, लो फटाफट से खत्म कर रहा हूं। अब ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है बेटा, तीसरा टाइप है डेफिसिट बजट का, ये खत्म कर रहा हूं बेटा, बहुत सिंपल। भाई फ्रेम में हूं, लो जी सामने देखना, बस बिल्कुल चुप बेटा, इसकी कोई इंप्लीकेशन नहीं है, बस सुनना सुनना है, फॉर्मूला खत्म हो जाएगा, ये कुछ नहीं है इसमें। सुनना बेटा, प्राइमरी डेफिसिट, मुझे लगता है यहां से क्वेश्चन आना चाहिए बेटा। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। मैं लिख नहीं रहा लेकिन यहां पर बोल देता हूं, ये इंटरेस्ट पेमेंट प्रीवियस बोरोइंग्स की है। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं बेटा, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2020 में कोई लोन लिया बेटा, लेट सपोज की बात करता हूं 700 करोड़। आपने 2020 में कोई लोन लिया बेटा 700 करोड़। बाबू ये लोन 10% पर है, ठीक है, यानी कि इसकी ब्याज ही ब्याज 70 करोड़ है बेटा, 10% ब्याज देनी है आपको। ये ब्याज आप कब देते हो बेटा? 1 साल पूरा होते ही बेटा, यानी कि इसकी ब्याज कब जाएगी? 2021 में जाएगी। कितनी जाएगी बेटा? 70 करोड़ रुपए। पहले बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई? आई समझ। अब सुनना, मैं 2021 के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट 2021 के लिए अपना प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेट कर रही है, ठीक है। सरकार ने देखा बेटा कि इस साल सरकार ने फिस्कल डेफिसिट किया, यानी कि बोरोइंग आई सरकार की 100 करोड़। इस बार टोटल सरकार ने 100 करोड़ का लोन लिया, फिस्कल डेफिसिट इटसेल्फ आ बोरोइंग, ठीक है ना, यानी कि सरकार के टोटल खर्चे ज्यादा थे 100 करोड़ से टोटल रिसीट के कंपैरिजन में। तो सरकार ने 100 करोड़ का लोन ले लिया माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ये इंटरेस्ट पेमेंट कौन सी है बेटा? जो पिछले साल बोरो किया था उसकी इंटरेस्ट पेमेंट है, यानी कि 2020 में जो लोन लिया था उसकी वजह से आपने ब्याज दिया 70 करोड़, यानी कि प्राइमरी डेफिसिट आया 30 करोड़। सर फॉर्मूले के हिसाब से तो पूरा हो गया, पर बेटा रटवाना थोड़ी है, मेरे को तो रीड करना सिखाना है, मुझे तो रीड करने में मजा आता है। सुनना बेटा, रीड करना, और रीड करोगे तो प्राइमरी डेफिसिट से आसान जितनी कोई चीज है नहीं। मैंने टोटल लोन 2021 में 100 करोड़ का लिया, जिसमें 70 करोड़ का लोन तो इस वजह से लेना पड़ा क्योंकि मैंने बोरोइंग पिछले साल में करी थी। यानी कि बेटा इस साल ना अगर मेरे ऊपर कोई लोन ना होता तो मैं सिर्फ 30 करोड़ की बोरोइंग कर लेता, यानी कि मेरे जो टोटल खर्चे थे वो 30 करोड़ से ही ज्यादा थे। लेकिन बेटा पिछले साल जो लोन लिया हुआ था ना 700 करोड़ का, उसकी वजह से 70 करोड़ ब्याज गई और उसकी वजह से मुझे टोटल 100 करोड़ का लोन लेना पड़ा।
सुनना, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। मान लो बेटा ये आपने 1000 करोड़ का लिया होता, इसकी ब्याज 100 करोड़ होती, तो अब इसको रीड करना सिखाना है बेटा। इस साल हमने टोटल 100 करोड़ का लोन लिया, और 100 करोड़ का लोन क्यों लिया? क्योंकि पिछले साल आपने बोरोइंग करी हुई थी 1000 करोड़ की, उसकी ब्याज ही 100 करोड़ है। यानी कि बेटा करंट ईयर की वजह से मैंने कोई भी लोन नहीं लिया। बेटा ये इंडिकेट करता है करंट ईयर की वजह से कितना लोन लिया। ध्यान रखना, अगर बेटा प्राइमरी डेफिसिट 0 है या लो है, या तो 0 है या बहुत लो है, तो बेटा समझ जाना कि करंट ईयर का तो कोई बर्डन ही नहीं है सरकार के ऊपर। सरकार सिर्फ इसीलिए बोरो कर रही है क्योंकि पिछले सालों के इंटरेस्ट बर्डन बहुत ज्यादा है। सर देख लो, मैंने 100 करोड़ का लोन लिया, इस साल की वजह से कुछ नहीं लिया। इस साल तो मेरा बेटा बिल्कुल बैलेंस्ड बजट था। 100 करोड़ का लोन क्यों देना पड़ा? क्योंकि ब्याज ही 100 करोड़ है बेटा। प्राइमरी डेफिसिट इफ 0 और इफ लो क्या इंडिकेट करती है? कि सरकार के ऊपर करंट ईयर का कोई बर्डन नहीं है, कोई भी बर्डन। आप जो बेटा बोरो कर रहे हो वो सिर्फ प्रीवियस बर्डन्स की वजह से कर रहे हो। रीड करना है, कोई इंप्लीकेशन नहीं है इसकी कोर्स में। एक टॉपिक रह गया, ऑब्जेक्टिव कल कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।